मेवाड़ का इतिहास। जिसमें हम पढ़ रहे थे सिसोदिया वंश या गुहिल वंश। मेवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा कुंभा को। कुंभा के दो पुत्र थे, रायमल और दूसरा था ऊदा। ये 1468 से 1473 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहा। क्योंकि ऊदा ने कुंभा की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। इसको पितृहंता शासक कहा जाता है। और वहां की जो सेना, वहां के जो लोग थे, सामंत थे, वो ऊदा को पसंद नहीं करते थे। अलोकप्रिय राजा था और वहां से सामंतों ने इसको यहां से भगा दिया, निष्कासित करवा दिया। उसके बाद ये मालवा चला गया था ऊदा। कहते हैं मालवा जाते समय मालवा चला गया, और मालवा जाते समय बिजली गिरने से इसकी मौत हो गई। इसके बाद रायमल शासक बना और रायमल ने 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। रायमल के 4 पुत्र हुए, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह। चार पुत्र हुए इसके, और चारों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, आपसी संघर्ष हुआ। बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, तो ये चाहता था कि जिस तरह से सत्ता एक पिता के बाद उसका बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता है, तो अधिकार पृथ्वीराज समझता था। लेकिन संग्राम सिंह और राज सिंह, जयमल भी अपने आप को उत्तराधिकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, और इनमें आपस में संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज और संग्राम सिंह के बीच में जब संघर्ष हुआ, तो संग्राम सिंह यानी सांगा एक आंख इस संग्राम में सांगा की एक आंख फूट गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज जो है, इसका जो बहनोई जगमाल ने पृथ्वीराज को जहर दे दिया। तो इस तरह से महाराणा सांगा शासक बने। 15 मई 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक किया गया। रायमल के बाद उसका पुत्र सांगा शासक बना, जो कुंभा का पोता और रायमल का पुत्र था। अब इसके बारे में, सांगा के बारे में हम कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानकारी करेंगे। कि सबसे पहले तो उनका जो है जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 15 मई 1509 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उनको हिंदू पद की उपाधि दी थी इतिहासकारों ने। सांगा ने खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो सांगा का वर्चस्व चारों तरफ फैल गया था। तो इस तरह से गुजरात, मालवा और दिल्ली के शासक इसके शत्रु बन गए, महाराणा सांगा के शत्रु बन गए। महाराणा सांगा को सैनिक का भग्नावेश भी कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। इनके 80 घाव थे। बताया जाता है कि जब रायमल के चारों पुत्र आपस में गद्दी के लिए लड़ने लगे, तो जो रायमल का बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज और महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झड़प हुई, जिसमें सांगा की एक आंख चली गई। खातौली का युद्ध हुआ
1517 में जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था उसमें इसका एक हाथ कट गया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर महाराणा सांगा के 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने उनको सैनिक का भग्नावेश कहा है। अब जब सारे चारों तरफ शत्रु हो गए थे, दिल्ली, गुजरात, मालवा, ये शत्रु राज बन गए। कारण क्या था कि सांगा का वर्चस्व बढ़ गया था। सांगा बड़ा उदारवादी शासक था और महत्वाकांक्षी भी था। अपने शासन को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि सांगा ने सिरोही, वागड़ और ईडर से मित्रता कर ली, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मैत्रीपूर्ण वैसे संबंध स्थापित किए, राजनीतिक संबंध स्थापित किए और सिरोही, वागड़ और ईडर से एक संघ बना लिया। संघ बनने के बाद राजपूतों का शासन या राजपूत राजा जो सभी थे महाराणा सांगा के नेतृत्व में आ गए और एक बड़ा संघ बन गया, तो जिससे आसपास के सभी राजा जो थे वो बड़े चिंतित होने लगे। महाराणा सांगा के बढ़ते कद के कारण दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, ये मेवाड़ और दिल्ली गुजरात, मालवा और मेवाड़ और गुजरात के बीच में ईडर राज्य था, जो एक कॉमन टेरिटरी थी। और यहां पर ही चंदेरी थी, मेवाड़ के पास चंदेरी, जहां का शासक मेदिनी राय था। तो इन सभी शासकों से, जो मेवाड़ के आसपास के सभी शासक थे, सिरोही, वागड़ और ईडर, इन सभी पर के राजाओं से सांगा ने मित्रता कर और एक संघ बना लिया। तो तब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। कोटा के पास खातौली है, जहां 1517 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। इसके बाद बाड़ी में पुनः धौलपुर के पास बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में। एक साल बाद ही इब्राहिम लोदी की सेना को पुनः हरा दिया। और जब ये दोनों युद्धों को जीत लिया था, तो सांगा का कद बहुत बढ़ गया था। चारों तरफ जो राजपूत राजा संगठित होने लगे और सांगा को हिंदू पथ की उपाधि दी। सभी इनके नेतृत्व में आ गए। जब इनका वर्चस्व बढ़ने लगा, तो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, बड़ा प्रसिद्ध इब्राहिम लोदी, चिंतित हुआ। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी वहां का शासक बना, तो इसको भी चिंता होने लगी। गुजरात का शासक था मुजफ्फर शासक, ये था। मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। इन शासकों को बड़ी चिंता होने लगी जब सांगा का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो इनमें फिर गागरोन का युद्ध हुआ। गागरोन के युद्ध में क्या हुआ, गुजरात का शासक और महमूद खिलजी, मालवे का शासक, दोनों ने एक संयुक्त सेना तैयार की। क्योंकि ईडर जो क्षेत्र था, ये ऐसा क्षेत्र था, इसके ऊपर हमेशा गुजरात के शासक और मालवा के शासक की नजर रहती थी। तो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी द्वितीय, इन दोनों की संयुक्त सेना ने गागरोन का युद्ध, जो झालावाड़ के पास है, 1519 में ये युद्ध हुआ दोनों की सेनाओं के बीच में। संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया। राणा सांगा ने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। ये जो गागरोन का युद्ध हुआ था, ये महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह की सेना थी। और आसिफ खां सेनापति बनाया था। गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर ने आसफ खां को सेनापति बनाकर भेजा था और दोनों की, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को महाराणा सांगा ने हरा दिया। तो जैसे ही इनको हराया था, तो दिल्ली का शासक भी बड़ा चिंतित होने लगा।
घाघरोन के युद्ध में महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह को जब हरा दिया था तो महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद कहते हैं 6 महीने तक इसको बंदी बना के रखा, और मालवा पर सांगा का अधिकार हो गया। सांगा ने मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। 6 महीने तक महमूद खिलजी को अपने बंदी खाने में रखा। कहते हैं महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को सहर्ष घोड़ों के साथ बड़े धूमधाम से वहां से विदा कर दिया, उनको वापस मांडा और मालवा का क्षेत्र दे दिया। इतिहासकार इसके बारे में बड़ी आपत्ति भी करते हैं कि एक ऐसे शासक जिसने युद्ध जीत लिया और उसके बाद भी अपने शत्रु को रिहा कर दिया, ये उसकी एक तरह से भूल भी कही जा सकती है। तो खिलजी को, महमूद खिलजी को पुनः मालवा का शासक बना दिया। तो मुजफ्फर शाह जो गुजरात का शासक था, इसके पास गया और कहा कि यार आपको कैसा राजा है जिसने आपको जो है रिहा कर दिया। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, बाबर की नज़र इब्राहिम लोदी पर थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, यानी दिल्ली पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कहते हैं कि बाबर ने सांगा से कहा था कि आप दिल्ली के आक्रमण के समय, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के समय मेरा साथ देना, लेकिन सांगा ने नहीं दिया और ये उसको बहाना मिल गया। ऐसा कहा जाता है। इस बहाने के बाद बाबर ने बयाना का दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन पुनः राजपूत संगठित हुए और उन्होंने बयाना को पुनः अपने फरवरी 1527 में एक छोटी झड़प हुई थी जिसमें सांगा दोबारा विजयी हुआ और बयाना को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद बाबर ने एक महीने के बाद ही अपनी सेना को संगठित किया। यहाँ पर बयाना के युद्ध के बाद ऐसा बताते हैं कि सांगा ने थोड़ी गलती की थी। अगर वो संगठित और करके अपनी सेना को, और अगर दिल्ली के ऊपर हमला करता तो हो सकता था वो बाबर को पराजित कर देता और ये खानवा का युद्ध होने की कभी के चांस ही नहीं बनते। लेकिन सांगा बयाना के युद्ध में अपनी जीत की खुशी मनाता रहा। इधर बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और एक महीने के बाद पुनः खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को इस पर खानवा के युद्ध में बाबर की सेना आ खड़ी हुई। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में भयानक युद्ध हुआ 15 मार्च 1727 को, जिसमें सांगा की हार हो गई। राजपूत सेना ने बाबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और ये स्थिति हो गई थी कि बाबर हारने वाला था। अपने तोपखाने का मुंह खुलवा दिए, जिससे सांगा की सेना है जो तितर बितर हो गई और आखिर उसको हार का सामना करना पड़ा। तो खानवा के युद्ध में 15 मार्च 1527 को राणा सांगा की हार हुई। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा सांगा ने पाती परवन सभी राजाओं को पत्र भेजा था, जिसको पाती परवन के नाम से जाना जाता है। सभी राजपूत शासकों को पाती परवन भेजा गया था और सभी राजपूत शासक राणा सांगा के साथ लड़ने जो है खानवा के युद्ध में आ डटे और काफ़ी अच्छा युद्ध भी किया। लेकिन बाबर के पास तोपखाना, तुलगम पद्धति और जिहाद का नारा, ये कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आखिरकार सांगा को हार का सामना करना पड़ा। तो खानवा के युद्ध में सांगा के साथ कौन कौन से शासक, जो राजपूत शासक और अन्य शासक जो सम्मिलित हुए थे, उनमें सबसे पहले मेदिनी राय। ये चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। पृथ्वीराज आमेर का, रायमल राठौड़ ये जोधपुर के थे। कुंवर मालदेव 400 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर के ये भी खानवा के युद्ध में पहुंचे थे, जो मारवाड़ के शासक थे। जब देखा कि सांगा घायल हो चुके हैं और सांगा क्योंकि हार नहीं मान रहे थे, युद्ध की जिद कर रहे थे, तो उसके सामंत और मालदेव इन्होंने मिलकर के सांगा को युद्ध से बाहर ले गए। जब युद्ध से सांगा बाहर चले गए थे तो उस समय झाला अज्जा, जो सादड़ी के शासक थे, झाला अज्जा, इन्होंने सांगा का मुकुट धारण कर लिया और सांगा की जगह लड़ने लगा। वहाँ पर वो राणा अज्जा जो है वहाँ पर शहीद हो गए।
उसके बाद हसन खां मेवाती अलवर के शहीद हो गए। अखेराज सोनगरा ये जालौर के थे। कुंवर कल्याण मल ये बीकानेर के। उदय सिंह वागड़ ये भी शहीद हो गए थे, वागड़ के शासक थे। बाघ सिंह ये देवलिया के। अखेराज देवड़ा सिरोही के। अशोक परमार ऊपरमाल जो यूपी में आता है वहां के ये शासक थे। तो इन शासकों ने सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था, लेकिन खानवा के युद्ध से जब सांगा को बाहर ले गए, युद्ध से बाहर निकाल के ले गए थे मालदेव और कुछ सामंत, तो ऐसा बताते हैं कि रास्ते में बसवा के पास, दौसा डिस्ट्रिक्ट में बसवा पड़ता है, वहाँ पर उनको जहर दे दिया गया था और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है वहाँ पर उनकी अंतिम अंत्येष्टि कर दी गई थी, वहाँ उनकी समाधि बना दी। तो मेवाड़ और मुगल संघर्ष, इसके बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका जो मेवाड़ मुगल संघर्ष के नाम से है। इसके लेखक हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद अपने बाबरनामा नामक पुस्तक में सांगा के बारे में लिखा था कि उसका मुल्क 100 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 छोटे सरदार थे। ये बाबर ने उनका बाबरनामा में जिक्र किया है। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदू पद की उपाधि प्राप्त करने वाले महाराणा सांगा राजपूत शासकों में एक ऐसे शासक हुए जो हिंदू शासकों में अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने मुस्लिमों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार मेवाड़ के सत्ता को स्वतंत्र रखने की कोशिश की थी। आखिरकार उस युद्ध को हार गए थे। उसमें युद्ध को हारने के कुछ कारण थे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हारे। खानवा के युद्ध में अब बाबर के कुछ हारने के कारण भी थे। उनमें कुछ प्रमुख कारण है। बाबर के पास तोपखाना था। सभी इतिहासकार एक मत से कहते हैं कि बाबर के पास तोपखाना था, वरना सांगा को हराना आसान नहीं था। तो एक कारण था कि बाबर के पास तोपखाना था। दूसरा था बाबर की तुलगुमा पद्धति। दोस्तों, ये तुलगुमा पद्धति का जब बाबर हारने लगा था तो बाबर ने तुलगुमा पद्धति को लागू किया, जिससे वहाँ की जो सेना है उसमें जोश आ गया। और तीसरा था बाबर का जिहाद का नारा। उस समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तो राजपूत शासक जो बड़े वीरता से लड़ रहे थे, तोपों के सामने रुक नहीं पा रहे थे, और इधर जो है जिहाद का नारा देते ही बाबर की सेना में एक जोश पैदा हो गया, जिससे महाराणा सांगा की हार हो गई थी। बाबर स्वयं कहते हैं अपने बाबरनामा में कि जो उनकी खानवा के युद्ध में जीत हुई थी उसका मेन कारण था बाबर के तीरंदाज। वो अपने तीरंदाज को इसका जीत का श्रेय देते हैं। एक विशेष बात और थी कि बाबर के तोपची थे रूमी खां और मुस्तफा। दोनों बड़े ट्रेंड तोपची थे और उन्होंने तोप का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया था, जिसके कारण से खानवा के युद्ध में बाबर को जीत मिली थी। तो इस तरह से राणा सांगा की हार के प्रमुख कारणों में कुछ कारण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक नए शासक के बारे में, सिसोदिया वंश का एक नया शासक। तो देखते रहिए, और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।